हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकास कुमार, अ टीम मेंबर ऑफ यूथ पावर एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वी आर इन द मिडिल ऑफ कोरोना वायरस पैंडमिक एंड ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडमिक ए लॉट ऑफ थिंग्स हैज़ बीन चेंज्ड। काफ़ी चीज़ें जो हैं बदल गई हैं। इसमें जो हमारे साथ एक मेजर चैलेंज जो हमारे सामने जो आया कि जब ये कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ तो हम उसके बाद क्या हुआ कि हम जो अपने रिस्पेक्टिव घरों को चले आए। तो हमारा जो भी सेटअप जहाँ पे था उसको लिफ्ट करके हमको अपने घरों की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। तो यहाँ पे हमारे सामने जो एक मेजर चैलेंज आया, वो चैलेंज आया सेटअप के रूप में कि हमको फिर से एक नए सेटअप के साथ आना पड़ेगा। उसी के बाद हम आपको लेक्चर्स डिलीवर कर पाएंगे। सो as we had promised that I will complete the whole syllabus of your polity, so we have started especially from the major provisions, and if I will talk about my previous lectures, then that was the Government of India Act 1919। तो उसके बाद जो हमारा एक मेजर एक्ट आता है वो आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपसे फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। जहाँ से हमने आपको लेफ्ट किया था उसी के बाद जो है मैं शुरू करना चाहूँगा उसके नेक्स्ट मेजर एक्ट्स के साथ। तो अगर मैं बात करता हूँ कि 1919 के बाद एक आपका मेजर एक्ट कौन सा है, तो दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों, जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है कि आप so many times you have read that our constitution is somehow based on the government of India Act 1935. So why we assumed that our constitution, our major provisions of the constitutions, especially about the political structure, that is based on the government of India Act 1935। तो आखिर क्यों ये था, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज नोन एज द ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट क्यों कहा जाता है, आखिर इसके पीछे एक मेजर रीजंस क्या थे। वाई आवर द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज समहाउ बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो चलिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के मेजर प्रोविजंस के बारे में जानते हैं, उस एक्ट के इम्प्लीकेशंस के बारे में जानते हैं, एंड व्हाट वर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जब मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, आवर प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जब मैं बात करता हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अगर मैं बात करता हूँ स्पेशली फेडरल प्रोविजंस की, या तो मैं अगर बात करता हूँ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, या तो मैं बात करता हूं अगर जुडिशरी की, तो these provisions of our Indian Constitution is somehow based on the Government of India Act 1935। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान देना होगा, हमारा फेडरल प्रोविजन की इन द सेंस अगर मैं बात करता हूं फेडरल स्ट्रक्चर की, कि जहां तक एक तरफ जो आपका सेंटर है तो दूसरी तरफ स्टेट है, and the powers of the center and states are divided, and they have given three lists especially, that is center list and central list or concurrent list and state list। so ये जो हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर उभर के आ रहा है, that is somehow based on the government of India Act 1935। अगर हम बात करते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, that प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो आपका प्रोविजन है, दिस इज आल्सो समहाउ बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर मैं बात करता हूँ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की जब मैं बात करता हूं तो स्पेशली अगर लिस्ट की बात मैं करता हूं, दैट इज स्टेट लिस्ट, तो वहां पे स्टेट लिस्ट, जो भी स्टेट लिस्ट में है वहां पे आपके जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है उसी के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट्स के ऊपर लॉज को बना सकती है, वो उनके ऊपर कानून बना सकती है।
तो यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की जाती है। अगर मैं बात करता हूँ जुडिशरी की, तो जुडिशरी इन द सेंस जब मैं बात करूँगा आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की 1935 की, तो वहाँ उसका एक मेजर प्रोविजंस है कि दैट थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दैट इट स्टेबलाइजेस फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट जो बाद में चल के सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना गया, तो ये भी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट पे बेसिस है। तो these are the provisions of the Indian Constitution. These are the provisions of Indian Constitution is somehow influenced from the Government of India Act 1935. चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा बैकग्राउंड की, ठीक है, कि आखिर बैकग्राउंड क्या था उस समय का बैकग्राउंड का क्या था कि विच लेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, क्या था। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो बैकग्राउंड की बात मैं जब करता हूं तो आप जैसा कि आप ही जान रहे होंगे कि उस समय क्या रहा था कि जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट था दैट वाज ऑन द पीक। काफ़ी चीज़ें जैसे स्पेशली आप इन द सेंस की बात करूं, सीडीएम की बात करूं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी 1930 के आसपास की। अगर मैं बात करता हूं नेहरू रिपोर्ट भी आई थी, एंड स्पेशली बात करता हूं 1930 की, तो उस समय आप देख रहे होंगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो 35 के पहले जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी, वही जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी वही जो है उसी के एक बैकग्राउंड जो होगा दैट विल लेड टू द इनेक्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले जो अगर मैं बात करता हूं बैकग्राउंड का, तो दैट इज फर्स्ट वन इज ग्रोइंग डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। ठीक है, उस समय आपका एक ग्रोइंग डिमांड हो रहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि ये जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ये किस पे बेस्ड है? दिस एक्ट इज बेस्ड ऑन आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हेलो। तो अगर मैं बात करता हूं कि जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है किस पे बेस्ड है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूंगा दैट इज नोन एज साइमन कमीशन। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं साइमन कमीशन रिपोर्ट, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन दैट वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट in 1927 and in India Simon Commission arrived in 1928। 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को स्टेबलाइज किया था, लेकिन 1928 में जो है वो साइमन कमीशन भारत आया था। इट इज आल्सो नोन एज ऑल वाइट कमीशन एंड इट इज आल्सो नोन एज इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जब साइमन कमीशन इंडिया आता है, तो हमारे जो उस समय के मेजर जो लीडर्स थे, स्पेशली फ्रॉम द कांग्रेस एंड आल्सो फ्रॉम द मुस्लिम लीग इंक्लूडिंग महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, दे ऑल बॉयकॉटेड दिस साइमन कमीशन। लेकिन उनका बॉयकॉट करने का एक मेजर रीजन क्या था कि इसमें जो भी मेंबर्स थे आपके 7 मेंबर्स थे आई थिंक, वो मेंबर्स क्या थे, सभी ब्रिटिशर्स थे। उसमें एक भी इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो उनका पॉइंट ये था कि आप एक ऐसी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के बारे में बात करती है, लेकिन जब आप बात करते हैं कि उसमें इंडियंस का इंक्लूजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आपने एक भी इंडियंस को इंक्लूड नहीं किया है। इसी में आगे अगर हम इवेंट की बात करते हैं तो इसी दौरान क्या हो जाता है कि आपका लाठी चार्ज होता है एंड लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो दिस वाज द साइमन कमीशन रिपोर्ट। लेकिन यहाँ पे फिर भी साइमन कमीशन रिपोर्ट तैयार करता है, भले वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि दैट साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट होती है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। सेकेंड मैं बात करता हूँ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगर मैं बात करता हूँ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की,
ये जो हेल्ड होती है दैट हेल्ड इन 1932। चलिए थोड़ा सा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले बात करना होगा कि आखिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने किसने पार्टिसिपेट किया था। जस्ट आई वांट टू क्लैरिफाई दैट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नथिंग एल्स। तो उस समय क्या था कि अगर मैं बात करता हूँ पार्टिसिपेशन की थर्ड कॉन्फ्रेंस की, तो इसमें क्या किया था, केवल 46 मेंबर्स ने इसमें जो है 46 पर्सन्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगर मैं बात करता हूँ 46 मेंबर्स की, तो वहाँ पे हमको ये ध्यान देना होगा कि इसमें हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड आल्सो द लेबर पार्टी फ्रॉम द ब्रिटेन दे डिडंट पार्टिसिपेटेड। न तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, न तो आपका लेबर पार्टी जो कि उस समय की मेजर जो है अपोजिशन पार्टी थी ब्रिटेन में, उसने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसमें आखिर पार्टिसिपेट किसने किया, इसमें पार्टिसिपेट किया था मेजरली जो है प्रिंसली स्टेट्स से जो भी प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स थे इंडिया के, वो भी उसमें पार्टिसिपेट किए थे। स्पेशली मुस्लिम लीग्स के कुछ मेंबर थे, स्पेशली आगा खां, आपके मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। एंड आल्सो सम मेंबर्स were also from the depressed classes, they also participated in third round conferences, but Indian National Congress they didn't participated। ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी लेकिन वो थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस जो है हैपेंड होती है और वो एक वाइट पेपर के साथ आते हैं। (1933) ठीक है, और उसके बाद ये एक वाइट पेपर के साथ आते हैं 1933 की। तो दिस आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज आल्सो समहाउ बेस्ड ऑन दैट वाइट पेपर 1933। द फोर्थ वन इज दैट सेलेक्ट जॉइंट कमिटीज। सेलेक्ट जॉइंट कमिटीज़ की जब मैं बात करता हूं, तो ये सेलेक्ट जॉइंट कमिटीज़ वो जॉइंट कमिटीज़ थी जो स्टेबलाइज की गई थी इंडिया में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के साथ आने में, कुछ मेजर रिफॉर्म्स के साथ आने के लिए कि आखिर इंडिया में क्या क्या मेजर रिफॉर्म्स होने चाहिए इन कंडीशंस में। तो आपका जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द साइमन कमीशन रिपोर्ट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 एंड वाइट पेपर आफ्टर द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1933 and also somehow based on the select joint committees। ठीक है, तो this was the background। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस बैकग्राउंड को अपने माइंड में रखिए कि उस समय क्या क्या चल रहा था, क्या क्या इवेंट्स हुई which led to the government of India Act 1935। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा मेजर प्रोविजंस की कि व्हाट वर द मेजर प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। प्रोविजंस की बात मैं करना चाहूँगा। अगर मैं बात करता हूँ प्रोविजंस की, तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट प्रोविजन की बात करता हूँ, दैट प्रोविजन इज ऑल इंडिया फेडरेशन। देखिए, जब मैं बात करता हूँ ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि समहाउ ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू यूनाइट होल इंडिया एंड दे आर ट्राइंग टू यूनाइट। ठीक है, कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन के साथ वो आना चाहते हैं। ठीक है, दैट फेडरेशन, वो जो फेडरेशन जो बनेगा, वो दैट वर फेडरेशन जो बनेगा दैट विल इंक्लूड ब्रिटिश इंडिया, या बोल सकते हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस बोल सकते हैं आप, एंड प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो जो फेडरेशन, जो ऑल इंडिया फेडरेशन की यहाँ बात की जा रही है, दैट फेडरेशन विल इंक्लूड ब्रिटिश प्रोविंसेस या नोन दैट इज आल्सो ब्रिटिश इंडिया, या बोल सकते हैं। ठीक है, एंड आल्सो प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ब्रिटिश प्रोविंसेस की, तो उस समय जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी वो टोटल 11 प्रोविंसेस थी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करते हैं, तो
इस फेडरेशन में ये प्रोविज़न था कि जो फेडरेशन जो बनेगा वहाँ पे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं उनको पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी होगा। लेकिन जो आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके साथ मैंडेटरी नहीं होगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करें, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन रखी गई हैं कि कुछ ऐसी कंडीशन रखी है कि कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को पार्टिसिपेट करना ही होगा फेडरेशन में आने के लिए। ये कंडीशन वहाँ पे रखी गई कि जो आपका फेडरेशन बनेगा, यहाँ पे ये तो रखा गया कि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कंडीशन रखी गई है कि एक मिनिमम नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को पार्टिसिपेट करना ही है, तभी वो इंडियन फेडरेशन जो आपका ऑल इंडिया फेडरेशन है वो दैट विल कम इनटू द एग्जिस्टेंस, तभी वो एग्जिस्टेंस में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देखते हैं उसमें ये जो कंडीशन जो रखी गई थी कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को उसमें पार्टिसिपेट करना ही होगा, ये बाद में उस पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण क्या हुआ कि जो ऑल इंडिया फेडरेशन का जो इसमें प्रोविजन था कि वी विल कम विद द ऑल इंडिया फेडरेशन, वो जो है, लेकिन वो दैट डिडेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस में आया नहीं बाद में। ठीक है, ये प्रोविजन तो था लेकिन एक्चुअली में ये हैपेंड नहीं हुआ। ठीक है, वो कंडीशन क्या थी मैंने आपको उसके बारे में बताया। ठीक है, देखिए अब मैं फेडरेशन की जब मैं बात करता हूँ तो यहीं पे जो आपकी फेडरेशन की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 3 लिस्ट जो है क्रिएट की गई, 3 लिस्ट आपकी क्रिएट की गई। द फर्स्ट लिस्ट इज फेडरल लिस्ट, एंड सेकेंड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट, एंड थर्ड वन इज प्रोविंशियल लिस्ट। अब मैं बात करता हूं जो ये लिस्ट हैं, ये जो लिस्ट जो क्रिएट की गई हैं वो किसके अंदर सब्जेक्टेड की गई, सब्जेक्टेड अंडर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये लिस्ट क्रिएट की गई है इसके ऊपर कौन जो है लॉस बना सकता था। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं फेडरल लिस्ट की तो वहां पे किसके पास पावर थी फेडरल लिस्ट में आपके लॉ बनाने के लिए, सेंटर के पास पावर थी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कॉन्करेंट लिस्ट की तो वहां पे किसके पास पावर थी, सेंटर या सेंटर एंड स्टेट बोथ। ठीक, अगर मैं बात करता हूं प्रोविंशियल लिस्ट की तो वहां किसके पास पावर थी, प्रोविंसीज के पास पावर थी कि वो उसके ऊपर उस लिस्ट के ऊपर लॉज बना सकते थे। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बात किया था कि और फेडरल स्ट्रक्चर जो आपका फेडरल प्रोविजंस है दैट आर सम हाउ बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट, मैंने इनिशियली बात किया था। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर मैं आज भी बात करता हूँ प्रेजेंट जो आपका प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे जो लिस्ट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज नोन एज आपका सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, somehow that is based on the, आप देख ही रहे होंगे कि वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के इस प्रोविजन पे बेस्ड है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ रेजिड्यूरी पावर। देखिए यहाँ पे रेजिड्यूरी पावर से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे रेजिड्यूरी पावर से मेरा मतलब ये है कि देखिए जो लिस्ट है दैट विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फेडरल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट। उस लिस्ट के अंदर अलग अलग प्रोविजंस होंगे, अलग अलग पार्ट्स होंगे, लेकिन कुछ ऐसा भी प्रोविजन हो सकता है, कुछ ऐसा भी उसमें कुछ प्रोविजन हो सकता है जो किसी भी लिस्ट में ना हो। ठीक है, वो किसी लिस्ट में, जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए जब मैं बात करता हूं कि एट द टाइम ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं था, लेकिन बाद में आप देख रहे होंगे कि साइबर क्राइम एक इशू की तरह इमर्ज हो रहा था, तो उसको भी क्रिएट किया गया। तो उसी तरह क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम कुछ ना कुछ नया होता रहता है, तो वो जो नए जो प्रोविजंस आएंगे या नए जो भी चीज़ें आएंगी
उन प्रोविजंस के ऊपर किसके ऊपर पावर है कि कौन उस प्रोविजंस पे लॉज बना सकता है, तो वो जो रेजिड्यूरी पावर है। तो उस समय अगर मैं रेजिड्यूरी पावर की बात करता हूं तो दैट वाज हेल्ड विथ वायसराय। और मैं अगर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं तो रेजिड्यूरी पावर किसके पास होता है? सेंटर के पास होता है। हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके पास रेजिड्यूरी पावर है। वो जो है जो नए सब्जेक्ट्स जो इमर्ज हो रहे हैं उनके ऊपर जो है लॉज बना सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ऑल इंडिया फेडरेशन कैसे क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, ठीक। एंड मैंने बात की यहाँ पे 3 लिस्ट के बारे में, और ये भी बात किया कि वो जो है 3 लिस्ट के ऊपर कौन कानून बना सकता है, कौन लॉज को बना सकता है। मैंने यहाँ पे ये भी बात किया कि आपका रेजिड्यूरी पावर किसके साथ था। रेजिड्यूरी पावर जो कि किसी भी लिस्ट में जो 3 लिस्ट हैं वो किसी में भी जो है प्रोविजंस इंक्लूड ना हो, तो वो जो सब्जेक्ट्स होंगे, जो नए सब्जेक्ट्स होंगे, वो रेजिड्यूरी पावर किसके साथ होगी? वो वायसराय के पास होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड जो इसका मेजर प्रोविजंस के बारे में जब हम आगे बात बढ़ते हैं तो दैट इज नोन एज डायरकी। डायरकी एट सेंटर। जब मैं डायरकी की बात करता हूं डायरकी मीन्स होता है रूल ऑफ 2, मतलब 2 लोगों का कानून, दैट इज नोन एज डायरकी। देखिए, अगर मैं डायरकी टर्म की बात करता हूं तो जो फर्स्ट टाइम जो डायरकी टर्म का जो इंट्रोड्यूस किया गया वो किया गया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो एक्ट था, वहां पे डायरकी की बात की गई। डायरकी की बात किस सेंस में की गई? वो इस सेंस में की गई कि डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल लेवल। डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल लेवल, जिसमें ये बात की गई थी कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जो लिस्ट हैं, जो वो किसमें? रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसफर लिस्ट में 1919 एक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि इन द 1919 एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज नोन एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। जब मैं बात करता हूं रिजर्व सब्जेक्ट्स की 1919 एक्ट में, तो वहां पे स्पेशली किसके पास पावर था? वहां पे गवर्नर के पास एक्सक्लूसिव पावर था। लेकिन मैं जब बात करता हूं ट्रांसफर लिस्ट की, तो वहां पे पावर किसके पास चली जाती है? वहां पे पावर चली जाती है आपकी पॉपुलर मिनिस्टर्स के पास। ठीक है, तो आखिर इस एक्ट में क्यों यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे जो किया गया, जो मेजर किया गया प्रोविजन, वहां पे क्या किया गया कि दैट डायरकी विच वाज एट द प्रोविंशियल लेवल, नाउ दैट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल। और इसी प्रोविजन में आप आगे जब बढ़ेंगे तो हम आगे एक और प्रोविजन पढ़ेंगे, दैट डायरकी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल लेवल, नाउ दैट डायरकी वाज एबॉलिश्ड। इस एक्ट के द्वारा उस डायरकी को जो कि प्रोविंशियल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको वहां से एबॉलिश्ड कर दिया जाता है। वहां पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस किया जाता है। और वो जो डायरकी जो कि प्रोविंशियल लेवल पे थी, अब वो डायरकी जो है वो सेंट्रल लेवल पे स्टेबलाइज कर दी जाती है। अब यहाँ पे जब डायरकी की बात मैं करता हूँ तो यहाँ पे डायरकी की जब मैं बात करता हूँ, सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि डायरकी मतलब है रूल ऑफ 2, इसका मतलब 2 लोगों का कानून, दैट इज रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब मैं इसमें रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं, कुछ रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ आपके ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, अब मैं स्पेशली अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात मैं अगर करता हूं यहाँ पे कि आखिर रिजर्व सब्जेक्ट्स में कौन कौन होगा, तो वहाँ पे मैं बात करना, यहाँ पे रिजर्व जो सब्जेक्ट्स होंगे दैट सब्जेक्ट्स विल बी डिफेंस। ठीक है, डिफेंस आपका हो गया, आपका एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया। ठीक है, टैक्सेशन आपका हो गया, उसके बाद आप का ये हो गया ट्राइबल इश्यूज से, ट्राइबल। ठीक है, यहाँ पे जो ये होंगे आपके रिजर्व सब्जेक्ट्स में होंगे।
अगर मैं ट्रांसफर सब्जेक्ट्स की बात करता हूं तो आपका हो गया लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ हो गया आपका, एजुकेशन हो गया आपका, ये आपके ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में होंगे। अब मैं बात करता हूं ये किसके द्वारा एडमिनिस्टर्ड किए जाएंगे, ठीक है, ठीक है, एडमिनिस्टर्ड बाय। अगर मैं बात करता हूं रिजर्व जो सब्जेक्ट्स होंगे वो किसके द्वारा एडमिनिस्टर्ड किए जाएंगे, दैट विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर जनरल विद द हेल्प ऑफ काउंसलर्स। गवर्नर जनरल मैंने बात किया था ना, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो क्या होता था उसमें गवर्नर जनरल होते थे और कुछ काउंसलर्स होते थे, ठीक है, ठीक। तो ये जो आपका जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे दे विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर जनरल विद द हेल्प ऑफ हिज काउंसलर्स, ठीक है, उनके काउंसलर के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाएंगे, ठीक है। यहां पे आप देख रहे होंगे कि जो यहां पे अगर मैं बात करता हूं रिजर्व सब्जेक्ट्स के सेंस में, यहां पे क्या होगा, गवर्नर जनरल के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, यहां पे गवर्नर जनरल के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो जो है रिजर्व सब्जेक्ट्स के मैटर में लॉज को इंप्लीमेंट कर सकता है, बना सकता है एंड डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है। यहां पे एक बात ध्यान रखना होगा कि दिस गवर्नर जनरल विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर, ठीक है, वो जो गवर्नर जनरल होगा वो लेजिस्लेटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जो भी आपका जो फेडरल असेंबली होगा, जो फेडरल लेवल पे जो भी आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ट्रांसफर सब्जेक्ट की। जब मैं बात करता हूं ट्रांसफर सब्जेक्ट्स की, देन द ट्रांसफर सब्जेक्ट्स विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स will be responsible, ठीक है, इन will be responsible for legislative, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि यहां पे देखिए थोड़ा डिफरेंस हो रहा है। डिफरेंस क्या हो गया कि ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो होंगे, देखिए वो जो है वो एडमिनिस्टर किए जाएंगे गवर्नर जनरल के द्वारा, और किसके एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहां से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब मैं बात करता हूं डायरेक्टली सेंटर, तो मैं बात किस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहां से होंगे, जाहिर सी बात है जो फेडरल असेंबली होगी वहीं से होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और वहां पे मैंने पहले भी बात किया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की धीरे धीरे क्या इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, तो कुछ इंडियंस भी चुन के आ रहे थे असेंबली में, उस असेंबली में से कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो इंडियंस भी बन रहे थे, तो उसी असेंबली में से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन रहे थे। तो यहां पे देख रहे होंगे कि अब गवर्नर जनरल अपने उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है यहां पे उसके पास, उसको सम हाउ जो है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही एक्ट करना होगा। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो गवर्नर जनरल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो फेडरल असेंबली के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो असेंबली में जो मेंबर्स होंगे, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स होंगे वो उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। रिस्पॉन्सिबल अगर इन द सेंस मैं कहूं, इसका मतलब क्या है, वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब क्या है कि वो उनको रिमूव भी कर सकते हैं, वो उनको रिमूव भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से उनकी अकाउंटेबिलिटी एक तय की गई लेजिस्लेटर के प्रति। तो समहाउ देख रहे होगे कि स्ट्रक्चर जो किया जा रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर मैं बात करता हूं प्रेजेंट कंडीशन में, अगर मैं बात करता हूं प्रेजेंट कंडीशन में, तो जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है, वो जो कलेक्टिव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा, इसका मतलब लोअर हाउस। समहाउ आप देख रहे होंगे जो स्ट्रक्चर जो क्रिएट किया जा रहा है, समहाउ हम देख रहे हैं कि सिमिलरिटी है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि जो हमारा पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो समहाउ दैट इज बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे गवर्नर जनरल के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है,
जब मैं बात करूँ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जाहिर सी बात है उस समय ये भी जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स का कंप्लीट कंट्रोल दे देंगे जो आपके ब्रिटिशर्स जो होंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट में पूरा कंप्लीट कंट्रोल देंगे। कुछ स्पेशल कंडीशंस में गवर्नर जनरल के पास स्पेशल पावर्स थी, तब भी उसके बावजूद भी ये जनरल सेंस में होता था, जनरल सेंस में यही होता था। लेकिन अगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते थे तो वहां पे कुछ गवर्नर जनरल के पास कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्पेशल पावर्स थी ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स के केस में भी। तो वहां पे क्या होता था, वहां पे ये होता था कि जो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैंने बात किया था तुमसे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में मैंने बात किया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था, जो आपके लंदन में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो स्टेबलाइज किया गया था, ठीक है, वो समहाउ आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होंगे। उनके थ्रू जो है इंडिया में आपको वो अपॉइंट कौन करेगा, वायसराय या गवर्नर जनरल अपॉइंट करेंगे। तो अगर ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गई तो जो आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा वो डायरेक्शन देगा किसको, गवर्नर जनरल को। और कुछ स्पेशल कंडीशन में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये जो आपके जो भी प्रोविजंस है इसके ऊपर भी गवर्नर जनरल एक्सक्लूसिव पावर्स ले सकता था, कंट्रोल कर सकता था, ठीक है, या उस मैटर्स में भी इंटरफियर कर सकता था, ठीक है। तो यहां पे ये मैंने बताया, ठीक है। लेकिन स्पेशल यहां पे स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी गवर्नर जनरल के पास कुछ थी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है, नॉट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमने बात कर लिया, ठीक है, ठीक। अब हम बात करते हैं, ये सेकंड आपका मेजर प्रोविजंस हो गया, सेकंड आपका मेजर प्रोविजन हो गया। अब मैं बात करूंगा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, ठीक। देखिए, जब मैं बात करता हूँ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ कि जब मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ठीक है, 1919 की जब मैं बात किया था तो वहाँ पे क्या किया गया था, वहाँ पे किया गया था क्या, डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है। और वहाँ पे रिजर्व, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, रिजर्व एंड ट्रांसफर लिस्ट क्रिएट की गई। लेकिन यहाँ पे इस प्रोविजन में क्या किया जाता है, इस प्रोविजन में ये किया जाता है कि जो आपका डायरकी है, ठीक है, डायरकी को एबॉलिश्ड कर दिया जाता है, ठीक है। प्रोविंशियल जो आपके प्रोविंशियल लेवल पे जो डायरकी है उसको एबॉलिश्ड कर दिया जाता है और यहाँ पे एबॉलिश करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। अब मैं आगे बात करूंगा कि आखिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या है, ठीक है। देखो, जब मैं बात करता हूं प्रोविंशियल, यहां पे एक और बात ध्यान देना होगा आपकी कि जो प्रोविंसीज लेवल पे जो होगा, आपके हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा, कौन होगा, गवर्नर जनरल। हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा, गवर्नर जनरल होगा, ठीक है, ठीक। और उसके बाद गवर्नर जनरल विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होंगे, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, ठीक। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब आपके सेंट्रल लेवल पे भी है, प्रोविंसीज लेवल पे भी है, ठीक है। तो यहां पे हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा, गवर्नर होगा, ठीक।
ठीक है, देखो यहाँ पे डिफरेंशियल ऑटोनॉमी किस सेंस में तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पे जहाँ पे मैंने पहले जब बात किया था, वहाँ पे क्या बात किया था मैंने, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स 1919 में। और वहाँ पे आपने देखा था कि जो गवर्नर जनरल के पास डिस्क्रिशनरी पावर है इन द सेंस ऑफ रिजर्व सब्जेक्ट्स की, लेकिन यहाँ पे जब उसको एबॉलिश कर दिया जा रहा है तो यहाँ पे जो आपका पावर्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आल्दो की हेड जो आपके गवर्नर है उसको हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कहा जा रहा है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव होगा, जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नर जो है वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर नहीं यूज कर सकता, इन द सेंस कि वो जो अब जो अपने पावर्स को जो आप कह सकते हैं कि जो पावर्स का जो यूज करेगा वो क्या करेगा, गवर्नर विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट it means that council of minister will be not responsible to the governor, council of ministers will be responsible to the provincial legislative assembly. In other sense we can say that provincial legislative assembly had power to remove the council of ministers, ठीक है, उनके पास पावर थी कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव कर सकते थे। इससे क्या हो रहा था, इससे उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो रही थी। तो इस वजह से अब ये हो गया। अब मैं बात करना चाहूंगा कि अब इस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, ठीक है, अगर मैं इसका मीनिंग की बात करता हूं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी ये जो आपकी दैट प्रोविंशियल गवर्नमेंट विल बी होली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। असेंबली, ठीक है, देखो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जब मैं बात करता हूं तो उसमें कौन कौन होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो वहां मैं किसकी बात कर रहा हूं, एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं, ठीक है, दैट विल बी कंसिस्टिंग गवर्नर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ठीक, ये अब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, दे विल रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, यहां पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का ये मतलब हुआ, ठीक है, ठीक है, और यहां पे ये भी मतलब हुआ कि यहां पे अब नो आउटर इंटरफेरेंस, नो आउटर इंटरफेरेंस इन ए लॉट ऑफ मैटर्स। देखो इसका मतलब क्या होगा कि जहां पे मैं पहले एक्ट्स की बात मैं जब करता हूं, जब लॉज कानून बन रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था, आउटर इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा था कि गवर्नर जनरल के पास बहुत ज्यादा पावर्स थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी, मतलब कई कंडीशन थी, आउटर इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा था, इवन गवर्नर के पास भी बहुत ज्यादा पावर थी, ठीक है, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे देख रहे होगे किसी का आउटर इंफ्लुएंस कम हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे गवर्नर जनरल की भी जो भूमिका थी वो काफी कम हुई है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है, उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि देयर इज लेसर इंटरफेरेंस, लेसर आउटर इंटरफेरेंस, जो कि पहले के अगर मैं एक्ट्स की बात करूं, प्रोविजंस की बात करूं, तो वहां पे काफी ज्यादा आउटर इंटरफेरेंस था, गवर्नर का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था, वायसराय का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस था, ठीक है, ठीक, ये बात की गई, ठीक है, देखो लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा आपकी डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी की, ठीक है, कि किस हद तक वो ऑटोनॉमस थे,
ठीक है, तो मतलब किस हद तक वो ऑटोनॉमस थे कि क्या वो जो आपकी जो प्रोविंशियल लेवल पे जो ऑटोनॉमी थी वो 100% थी, ये मैं बात कर वो मैं डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी से मेरा ये तात्पर्य है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि आल्दो यहां पे इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो थी, जो गवर्नर की जो पावर्स थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी, बट इन सर्कमस्टांसेस गवर्नर हैड रिजर्व पावर्स। ठीक है, इन सर्कमस्टांसेस गवर्नर हैज रिजर्व पावर्स। देखो, अगर मैं रिजर्व पावर्स की बात करता हूं, इसका मतलब क्या हो गया? रिजर्व पावर्स की बात ये मैं करता हूं कि आल्दो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस गवर्नर हैड नो एक्सक्लूसिव पावर्स, बट अगर कुछ ऐसे सर्टेन सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गई। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो कि स्टेट लेवल पे जो भी पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हैं वो सही नहीं चल रहे हैं। ठीक है, उसका एक वर्ड स्पेशली यूज होता है, दैट वर्ड इज नोन एज, 1 मिनट, हाँ ठीक है, एट द टाइम ऑफ पॉलिटिकल ब्रेकडाउन। ठीक है, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गई, पॉलिटिकल ब्रेकडाउन, जो स्टेट जो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट जो बनी है, एक पॉलिटिकल ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, कि मतलब जो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी एक्ट्स जो बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग वो प्रोविंशियल जो आपकी गवर्नमेंट है वो वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, तो उन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट हैड सम रिजर्व पावर्स। उसमें क्या होता था कि जो आपके जो गवर्नर है, ठीक है, वहां पे उस टाइम पे क्या होता था, गवर्नर के पास एक्सक्लूसिव कंट्रोल आ जाता था। ठीक है, लेकिन वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहमति होना जरूरी है, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंटरफियर करेगा ऐसे मैटर पे कि क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पे क्या हो रहा है, जो आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो आपका पॉलिटिकल ब्रेकडाउन फेस कर रही है। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा वो गवर्नर को एडवाइस करेगा कि नाउ यू हैव टू टेक एक्सक्लूसिव कंट्रोल। तो वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को आपको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, और वहां पे जो टोटल कंट्रोल हो जाएगा वो गवर्नर के हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी 100% ऑटोनॉमस थे। अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस गवर्नर हैड रिजर्व पावर्स, एंड एट दैट टाइम गवर्नर कुड यूज दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स। ठीक है, तो ये मैंने बात किया। उसके बाद मैं दूसरा बात करता हूं, दूसरा यहां पे जो थी, हाँ ठीक है, दूसरा थी आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दे हैड राइट टू सस्पेंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, यहां पे इसका मतलब क्या था, जो आपका 1 मिनट, जो कि ब्रिटिश अथॉरिटी थी, वही बात है यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता था, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो आपकी ब्रिटिश अथॉरिटीज थी उनको पावर थी कि वो जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो थी उसको सस्पेंड कर सकती थी। तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि जो डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी थी, दे वर रिस्ट्रिक्टेड बेस्ड ऑन द 2 थिंग्स। ठीक है, द फर्स्ट वन इज, ठीक है, गवर्नर हैड सम रिजर्व पावर्स। द सेकेंड वन इज दैट ब्रिटिश अथॉरिटीज हैड राइट टू सस्पेंड द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमने बात किया, आपका प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की हमने बात किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं, ये दिस वन इज थर्ड प्रोविजन ना, ओके। तो यहाँ पे हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं इसके आगे का जो आपका 4th मेजर प्रोविजंस के बारे में।
आपकी इसका की फोर्थ मेजर प्रोविजन क्या था। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। पॉज पॉज।